चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डीपीपी नंबर 75 कर चुके हैं। अब हम ईएम वेव के ऊपर डीपीपी 76 कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड है। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने को पूछ रखा है कि एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे और माइक्रोवेव में से इनको डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर में लगाना है। मतलब कि पहले सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। तो बच्चों अपने पास एक ट्रिक थी ना कि रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म हैविंग एक्स रे गन। ये मैंने ऑलरेडी रेस्क्यू सीरीज में ट्रिक बता रखी है। गन से हमारे पास आता था गामा रेडिएशन, और रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे और गामा रेज ये आती थी। और नीचे हम जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग? सबसे ज्यादा होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी गामा रेडिएशन की। तो सबसे पहले आना चाहिए बी। तो बी सबसे पहले आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए ही इसमें बन जाएगा, क्योंकि बी ए की ऑप्शन में मैक्सिमम दिखा रखा है। इसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आना चाहिए ए, क्योंकि उससे कम फ्रीक्वेंसी उसकी है। उससे कम किसकी है हमारे पास? अल्ट्रावायलेट की। और सबसे कम किसकी मानी जाएगी इसमें? इसकी। ऊपर से नीचे आ रहे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वो कह रहा है इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। सबसे पहले आता है साउंड वेव, यही मैकेनिकल वेव है। इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वैसे थर्मल रेडिएशन इंफ्रारेड वेव होती है, जो कि हमने यहाँ पे आई से दिखा रखा है। माइक्रोवेव तो यहाँ पे हाई पड़ा, और गामा रेडिएशन आपने अभी भी देखा ही है। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ए। वो कह रहे हैं रैंक द फॉलोइंग रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर एसोसिएटेड एनर्जीज। एनर्जीज मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको अपने को पहले लगाना है। तो अगर हम इसमें एनर्जी को देखें तो पहले इन्होंने कह रखा है येलो लाइट, मतलब ये विजिबल की बात कर रहे हैं, जो कि सोडियम लैंप से निकली। गामा रेडिएशन जो कि रेडियो एक्टिविटी से निकले, वो अपने को पता ही है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करती है एंटीना से। फिर है माइक्रोवेव। मतलब सबसे पहले एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। देखो अपने को एनर्जी ग्रेटेस्ट को फर्स्ट लगाना है। गामा रेडिएशन नंबर 1 पे आना चाहिए। गामा के बाद अगर हम यहाँ देखें तो विजिबल, रेडियो और माइक्रो में इसकी एनर्जी उससे कम है। तो सबसे पहले आना चाहिए हमारे पास गामा रेडिएशन, मतलब कि नंबर 2। फिर आना चाहिए हमारे पास विजिबल लाइट, जो कि इसमें दिखा रखी है 1 से, क्योंकि ये 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद एनर्जी आनी चाहिए इससे कम होगी माइक्रो की, जो कि 4 है। तो वैसे हम देखें तो 2, 1, 4 यहां तक की सीक्वेंस क्लियर होगी, तो हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं अब वेवलेंथ की टर्म में लगाना है बच्चों। हमें पता है मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो की, और उसके बाद माइक्रो की, फिर विजिबल की, और उसके बाद किसकी? एक्स रेज की। ये सीक्वेंस पहले वाली ही ठीक आ चुकी है। इसमें देखें तो रेडियो वेव को है ना, रेडियो वेव की ऊपर से नीचे आते हैं वेवलेंथ कम हो जाती है। रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है। तो रेडियो वेव की ए की ऑप्शन में मैक्सिमम दिखा रखी थी इन सब में, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी की कह रखा है कि ये रेंज है 3 × 10⁹ से 3 × 10⁻10 हर्ट्ज तक। तो बताना है कि ये कौन सी बैंड में आता है। बच्चों वैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो कर लेना, नहीं तो ये फ्रीक्वेंसी के बैंड्स होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर 3 × 10⁹ है ना, तो हमारे पास सुपर हाई फ्रीक्वेंसी में आएगा ये। गीगा मतलब 10⁹ तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 10⁹ से लेके और 30, मतलब ये बन जाएगा 3 × 10⁻10। तो ये आपको पूरा याद रह जाए तो याद कर लेना, और अदरवाइज पूरा मैंने इसके अंदर ये लिख दिया है, और स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस कम आने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। वो कह रहा है अगर क्लोज एनर्जी लेवल के अंदर रेडिएशन बाहर निकलती है हाइड्रोजन एटम के लिए, उसको हम बोलते हैं लैम्प शिफ्ट। लैम्प शिफ्ट में इतनी फ्रीक्वेंसी की जो है एनर्जी जो है बाहर निकलती है। तो वो कह रहा है किस रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकलेगी। बच्चों ये जो रेंज है ना, ये एक्चुअली में रेंज है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये बन जाएगी 1.057 इंटू 10⁻, एक पॉइंट तो थीन तो इसके लिए आ गया, और मेगा था तो 10⁹ आ गया, तो ये हर्ट्ज आ गया। अपने को पता है जो रेडियो वेव होती है ना वो 10⁸ हर्ट्ज की होती है।
आप क्या करना, सारी जो रेंज की फ्रीक्वेंसी रेंज है उसका मीन मतलब बीच वाला याद करें ना कि किस रेंज की होती है, तो आपको रेडियो समझ आएगा 10⁸ रेंज की रेडियो वेव्स होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, वो रेडियो वेव टाइप की ही रेडिएशन बाहर निकालेगा। इससे अपने को आइडिया लगाना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। वो कह रहे हैं माइक्रोसोनिक वेव, माइक्रोवेव वेव्स हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, तो अपने को बताना है सेम वेवलेंथ की उनकी फ्रीक्वेंसी की रेशियो बतानी है। तो बच्चों देखो, जो अपने पास माइक्रोवेव होती है ना, वो होती है 10⁻11 ऑर्डर की, और जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है वो होती है 10⁵ ऑर्डर की। आपको याद होगा हम करते थे 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, तो क्या होता है ऑडेबल रेंज। इसके ऊपर हमारे पास आती है अल्ट्रासोनिक साउंड, उसके नीचे कौन सी होती है, इनके नीचे होती है इंफ्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक है तो आप देखोगे कि तो हमारे पास आ जाएगा ये ऑलमोस्ट इससे ऊपर ऊपर जाना है। 10⁻4 तो ये ऑलरेडी हो ही गया, क्योंकि देखो 20 इंटू 10⁻3 किलो के लिए आता, तो ये 2 इंटू 10⁻4 तो हो गया। इससे ऊपर की रेंज जो होती है अल्ट्रासोनिक, हम मान लिया अप्रोक्सीमेट 10⁻5 होती है, तो ये कटने के बाद क्या आ जाएगा 10⁻6, तो जो कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगर आप अल्ट्रासोनिक को 10⁻4 भी ले लेते हैं ना, तो भी मतलब इसकी रेंज का ही आता, 6 मतलब 7 से कम कम आता, तो यही आता। आगे हम बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन में। वो कह रहे हैं स्पीड ऑफ अलग अलग वेव पूछ रखी है, गामा, एक्सरे, माइक्रोवेव। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं बच्चों कि वो सोचते हैं ये तीनों वेव की एनर्जी अलग अलग है, स्पीड भी अलग अलग होगी, बट ऐसा नहीं होता। जो स्पीड है वो क्या होती है, सारी वेव की सेम होती है, क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन है वो आ जाएगा बी। इसका सी आ गया था, इसका डी, और इसका आ गया था बी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में। 9th क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों, इतनी एनर्जी जो है वो डिसोसिएट ए कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, उसको कार्बन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए जो अपने को एनर्जी चाहिए वो दे रखी है। वो करेक्ट कि मिनिमम कितनी फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतनी एनर्जी अचीव कर सकते हैं। कुल मिला के उन्होंने ये कह दिया कि इतनी एनर्जी है ना, अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अचीव करती तो वो किस रीजन की होती। तो बच्चों देखो, अपने को एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला पता है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी E बाय एच। E है एनर्जी जो कि दे रखी है 11। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब जूल में आ गई, ये एनर्जी आ गई जो गिवन थी, डिवाइड बाय प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये देखो, ये 11 की टेबल पे ये चला जाएगा, ये पॉइंट वाले 10 को नीचे लाओ, उसको 35 ही बना दो। 6.6 बना दिया हमने। अब 1 से ये कट के आ जाएगा 6, और इसको भी 10 को हटा के यहाँ पे क्या बना दो 20। अब ये 16 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको डिवाइड करेंगे, ऑलमोस्ट ये 2 पॉइंट समथिंग पे चल जाएगा। हमारे तहत 6 3 18 पे चला गया। 3 इंटू, अब 10 की पावर को सोल्व करते हैं क्योंकि अपने को ऑर्डर सोल्व करना होता है। ये ऊपर जाके प्लस का 15 बच जाएगा, मतलब 35 प्लस का 35 ऊपर हो जाएगा, तो 20 माइनस का है और प्लस का 35 क्या बन जाएगा, प्लस का 15। 10 की पावर 15 बच गया। बच्चों जो अपने को ये बात का खास तौर से पता होना चाहिए कि इसकी रेंज 10 की पावर 11 रेंज की होती है, ये 10 की पावर 14 होती है, और इससे भी ऊपर की चाहिए तो वो कौन सी बनेगी, अल्ट्रावायलेट। इससे भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग सकता है, ये 10 पर 14 थी, ये 11 थी। अब इससे ऊपर की 10 और 15 की चाहिए तो अल्ट्रावायलेट होगी, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली अब इसी तरह से ही अपने को अगला क्वेश्चन भी यही है। अब की बारी क्या रखा है, जो एनर्जी है ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो आप समझ गए, एनर्जी अपॉन प्लैंक कांस्टेंट। एनर्जी जो है वो दे रखी है 14.4 किलो के लिए 10 की पावर 3 आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए अपन जूल में ले आए, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ये आ गया, अब ये जूल में आ गई एनर्जी, तो किलो के लिए 10 की पावर 3 आ गया था। वो कह रहे हैं इसमें से बताना है कौन सी एनर्जी आएगी। एच से अपन डिवाइड करते हैं 6.6 10 पावर माइनस का 34। दोस्तों जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये 10⁻18 की रेंज का आ रहा है। 10⁻18 की रेंज है वो एक्सरे को शो करती है। अगर ये 22 की रेंज का आता तो ये आता। अभी हमारा फिलहाल ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो है वो सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैंने ये वैसे कैसे बता दिया 10⁻18 की रेंज का आ रहा है, क्योंकि पिछले वाले का आंसर 15 की रेंज का आया था। अब 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 बन जाएगा, तो मैंने ऐसे बता दिया ये ऑर्डर क्या आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11th पे जाते हैं। 11th में क्या रखा है अपने को, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ अपने से पूछी है, वो किस वेवलेंथ जो है
और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस रीजन की होगी। 10⁻14 आ गया तो विजिबल रीजन होगा, मतलब हमारा सी और डी तो रॉन्ग है, या ए होगा या बी होगा। अब बच्चों अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, वेवलेंथ क्या होता है, सी बाय फ्रीक्वेंसी, इनमें इनवर्स का रिलेशन होता है। तो हम देखेंगे हमारे पास सी की जगह लिख देंगे 3 × 10⁸8, फ्रीक्वेंसी की जगह लिख देंगे 6 × 10⁻14। तो ये देखो ये आ गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5। अब 0.5 वाली रेंज जो है वो ए है, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की नीड भी नहीं है, करोगे तो आप देख लेना यही आएगा 500 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को कह रखा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन, इट इंक्रीजेज एज मूव फ्रॉम गामा। ये कह रहा है गामा से रेडियो की तरफ जाएंगे, गामा से रेडियो की तरफ जाएंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज, बट हमें पता है एनर्जी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, बट स्पीड क्या रहती है सेम, इसलिए स्पीड क्या रहेगी सबके लिए सेम। वो कह रहा है टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मस्ट बी। बच्चों किस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करेगी, मतलब कि आपको पता है कोई चीज अगर 0 केल्विन पे होती है तो हम कहते हैं उसमें कोई भी हीट नहीं है, वो अपने में से रेडिएशन निकालना छोड़ देगी। क्लास +1 के अंदर आप ये वाला टॉपिक करते हो कि 3 मेथड होते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। जो भी बॉडी 0 केल्विन के ऊपर है वो क्या एमिट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो हम कह देंगे हायर देन 0 केल्विन होगा तो हर बॉडी कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एमिट करेगी। वैसे वो कौन सी वेव है, इंफ्रारेड रेडिएशन, इसका बी आंसर आएगा। नेक्स्ट है विच रेडिएशन इज इन सनलाइट कोज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के लिए भी इंफ्रारेड यूज होती है, ओजोन लेयर जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेज को। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो डिटेक्ट होती है पायरोमीटर से। बच्चों पायरोमीटर से भी होती है, बोलोमीटर से भी होती है, ये सारे हीट को मेजर करते हैं। और ये होती है थर्मोपाइल से भी होती है, ये इन सब से मेजर होती है। वैसे स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, देखा होगा अपने प्रिज्म में से स्पेक्ट्रम बाहर निकलता है, तो स्पेक्ट्रोमीटर जो स्पेक्ट्रम बनाने का काम आता है। नैनोमीटर तो कोई मीटर ही नहीं है, ये तो एक यूनिट की 10⁻⁹ को बोलते हैं नैनोमीटर। फोटोमीटर जो होता है बच्चों ये लाइट को डिटेक्ट करता है। अब हीट की बात आ गई ना, क्योंकि देखो इंफ्रारेड की बात है हीट की तो आएगा, अदरवाइज कोई और ऑप्शन ना होता ना, और जो रेलिवेंट तो फोटोमीटर भी हमको लिखना पड़ता था, क्योंकि लगभग विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड ये तीनों एक साथ एक ही जोन में लाई करती हैं, ना होता तो ये लिखना पड़ता, बट हमारे पास पायरोमीटर है। वैसे भी जो टेम्परेचर से डील करती है उसके 2 टाइप की ब्रांच होती है, एक तो क्रायोमेट्री और एक होती है ये पायरोमेट्री। ये दोनों ब्रांचेज है, एक लो टेम्परेचर डील करती है, एक हाई टेम्परेचर से। तो पायरोमेट्री जो है वो टेम्परेचर से डील करने वाली एक ब्रांच का नाम भी है, तो वहां से भी आप समझ सकते हो पायरोमीटर होता है। नेक्स्ट है स्काई वेव नॉट यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन सिग्नल। ये तो ठीक है, स्काई वेव से अपन ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि सैटेलाइट से ये वापस सिग्नल को यूज करते हैं। रीजन ये है कि स्काई वेव मैकेनिकल है। नो, एक्चुअली में क्या होता है, हम जो ट्रांसमिट करते हैं ना, हमारी स्काई के अंदर एक आयनोस्फीयर होता है। आयनोस्फीयर क्या करता है, वहां से रेडियो वगैरह की रेंज तो रिफ्लेक्ट की जा सकती है, पर जो सैटेलाइट वाली वेव्स है ना, जो टीवी वगैरह चलाती हैं, उसको वो हाई एनर्जी की होती है, उसको पार करके चली जाती है। तो ये कहना गलत है कि ये मैकेनिकल वेव है। स्काई वेव भी कैसी होती है, जिससे हम रेडियो वगैरह सुनते हैं। देखो कौन कौन सी वेव होती है, जो ग्राउंड के पास, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब जो होती है, ये होती है ग्राउंड वेव। इससे थोड़ी ऊपर चल जाए, जो रेडियो वगैरह चला रही है, वॉकी टॉकी है, वो सब क्या होती है, स्काई वेव्स होती है। इसके बाद आता है हमारे पास जो सैटेलाइट वेव्स, वो क्या होती है, होती तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये तो रॉन्ग है, इसके लिए ये करेक्ट है स्काई वेव। तो हम कहेंगे A is true but R is false, इसका C ऑप्शन आ जाएगा 17 का। 18 पे चल रहे हैं। ओनली मैकेनिकल माइक्रोवेव आर यूज्ड इन द रेडार। वो कह रहे हैं माइक्रोवेव रेडार में यूज होती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ स्मॉल है। तो हम कहेंगे दोनों बातें करेक्ट है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये मैंने रेस्क्यू सीरीज में भी बताया है कि जब भी है ना, हम मान लो रेडियो वेव भेज देंगे रडार सिस्टम में, रडार सिस्टम में क्या होती है, वो रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, वो उसको टकरा के और आगे चली जाएंगी, वापस नहीं आएंगी। ओनली माइक्रोवेव है जो अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की होती है, कोलाइड करेंगी और वापस आएंगी। ये मैं एग्जांपल से बताता था, जैसे एक झाड़ू का एक बड़ा तीला है, एक झाड़ू की पतली बड़ा वाला पतले वाला एक तीला है, अब उससे वो किसी से दबाओ तो वो तीला मुड़ जाएगा। एक मैच स्टिक है, माचिस की तीली है, उसको आप किसी दबाओ वो मुड़ेगा नहीं, वो फोर्स को ट्रांसफर कर सकती है।
तो माइक्रोवेव रेडियो के कंपैरिजन में छोटी होती है और एप्रोप्रिएट होती है, ये कि टकरा के वापिस आ पाएंगी। तो इसीलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा ए। अपना 19th क्वेश्चन में अपने को कह रखा है व्हाट इज द कंडीशन अंडर विच माइक्रोवेव ओवन हीट। बच्चों माइक्रोवेव ओवन हीट कब करता है किसी फूड को जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल हो। मैंने आपको ये भी रेस्क्यू सीरीज में बता रखा है, डीपीपी फर्स्ट में भी इसका जिक्र हुआ था। एक्चुअली में आप देखा होगा माइक्रोवेव उस चीजों को ही हीट अप करता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। आप खाने की प्लेट को गर्म नहीं करेगा माइक्रोवेव, अंदर का जो हमारा फूड है उसको गर्म कर देगा। तो अपने को क्या चीज समझ, और फूड के अंदर भी जैसे कि मान लो कि ना आपने आलू वाली पेटीज खाई तो उसके अंदर जो वेजिटेबल्स है ना उसको ज्यादा गर्म कर देगा माइक्रोवेव, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है। होता क्या है, वाटर भी अपनी वाइब्रेशन में घूम रहा होता है, मतलब वाइब्रेट कर रहा होता है खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ऊपर से माइक्रोवेव की भी एक फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, वो तेज तेज वाइब्रेट करने लग जाता है वाटर। तो तेज तेज वाइब्रेट करता है तो वाटर के मॉलिक्यूल, जैसे मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा है तो क्लैप से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो वही हीट की फॉर्म में होती है। तो अभी अपने को देखना है माइक्रोवेव जो हीट वेव है रोंग, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है बस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस करती है माइक्रोवेव नहीं, माइक्रोवेव में माइक्रोवेव ही होती है। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर, ये ठीक है। वाटर को ही वाइब्रेट कराती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और वाइब्रेट करने लग जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत है। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। बच्चों इसके अंदर इंफ्रारेड है, वो रेस्क्यू सीरीज में बता रखा है, क्योंकि ये हीट वेव्स हैं, कहीं पे अपने को चोट वोट लग जाती है तो अपने को, या ठंड में कोई चीज अपने को पेन कर दे जॉइंट वगैरह, तो वो कहते हैं गर्म पानी सेका कर लो, सेका करने काम आती है। तो ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन में इसका यूज होता है। रेडियो वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है। एक्सरे, ये तो सारे सीक्वेंस में ही आ गया। एक्सरे जो है वो बोन फ्रैक्चर को डायग्नोज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, वो ओजोन लेयर से डिप्लीट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। तो फर्स्ट का आएगा 1, तो 1 2 3 4 देख लो किस में है, ये इकट्ठा इसमें दे रखा है। फर्स्ट का 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3, फोर्थ का 4 ही आ गया। तो ये हमारे पास डीपीपी खत्म होगी। अब हम नेक्स्ट डीपीपी के अंदर मिलेंगे, डीपीपी नंबर 77 पे। थैंक यू।